In this particular video, we will be talking about section 194C, which is in relation to payment to a contractors. Yes, my friends. अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C. ठीक है, आप चाहे पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. आप कौन है? आप एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट टू अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर. आप अगर किसी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. आप चाहे कोई भी हो सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हो, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिविजुअल, एचईएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, ऐसे सोसाइटी हो सकते हैं आप. तो ऐसे जो भी पार्टियां हैं इसमें कवर हो रही हैं, उन सभी को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C अगर आप किसी पेमेंट कर रहे हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर देखना है 1 करोड़ के ऊपर है बिजनेस का तो ही आपको डिडक्ट करना है, या फिर अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख के ऊपर आपकी रिसिप्ट है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. तो ये रिलैक्सेशन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, बाकी जो भी एंटिटीज है उन सभी को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C. ठीक है, और आपकी कुछ लिमिट है क्या कि अगर इतने अमाउंट पर ही कम से कम इतना अमाउंट होना चाहिए जिससे अपना टीडीएस डिडक्ट करना है? तो आंसर इज यस. आपका अगर पेमेंट एक सिंगल बिल का पेमेंट अगर 30,000 के ऊपर जा रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर इन एग्रीगेट आपका भले 30,000 के नीचे है लेकिन इन एग्रीगेट साल भर में आपका 1 लाख के ऊपर पेमेंट जा रहा है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C. ठीक है, एंड देन कोई भी 194C सेक्शन कवर होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन, नो इश्यूज ऑन दैट. एंड देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ वर्क इन रिलेशन टू वर्क, कुछ होना चाहिए. तो वर्क क्या हो सकता है? वर्क का मीनिंग क्या दिया गया? वर्क हो गया आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओके, या फिर अपना कोई ब्रिज बना रहे हैं, रिनोवेशन कुछ कर रहे हैं, या फिर आपका रिपेयर का कुछ वर्किंग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाती है. ठीक है, या फिर सप्लाई ऑफ लेबर हो गया तो भी आपको 194C में कवर हो जाता है. एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी आपका 194C में कवर हो जाएगा. ठीक है, आप अगर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग राइट्स आप देते हैं इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम तो भी आपको 194C में कवर हो जाएगा. कैरियज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो भी आपका कवर हो जाएगा अदर देन रेलवे. ठीक है, गुड्स कैरियज वर्कर के लिए और आपका पैसेंजर कैरियज के लिए भी आप अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो भी आपका 194C में कवर होता है अंडर, है ना, एक्सक्लूडिंग रेलवेज का पेमेंट. केटरिंग सर्विसेज होती है वो भी आपको 194C में कवर हो जाती है. ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कई बार क्या होता है, हम किसी पार्टी को गुड्स दे देते हैं और उससे बोलते हैं तू ऐसा कुछ बना, हमारी ब्रांडिंग कर, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम उसको अपन दे रहे हैं. ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे कवर होती है. कई बार क्या होता है, हम गुड्स नहीं दे रहे कुछ अपने, हम किसी एसोसिएट के द्वारा उसे गुड्स प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को, तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी 194C में कवर होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली एसोसिएट इज गिविंग गुड्स एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बिल में आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, तो उस कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको बिल में नहीं पता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितना है, तो आपको जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल है उस अमाउंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. ठीक है, एंड देन आपका जो टीडीएस अमाउंट रहता है उसमें जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ के जो भी अमाउंट है बेसिक अमाउंट, उस अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. जीएसटी अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इसका सर्कुलर भी आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, सर्कुलर नंबर 23/2027 एंड डेटेड 19 जुलाई 2017. ठीक है, इसके बाद आता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. क्या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना है? द आंसर इज यस. रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना है. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है इन केस ऑफ एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी इन 1993. उसमें ये कहा गया कि आपको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस में भी आपको पेमेंट करना है क्योंकि इसमें ये कहा गया इट इज़ द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड
डिडक्शन अंडर सेक्शन 194C इज रिक्वायर्ड टू बी डन, चाहे 194C में हो या 194J में हो। तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अपन कई बार क्या होता है, ईयर एंड में हम बहुत सारे प्रोविजंस करते हैं, तो प्रोविजंस करते हैं एक्सपेंसेस का, तो क्या प्रोविज़न करने के टाइम में हमें टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज हमने उस समय पार्टी को क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है। हमने पार्टी क्रेडिट बाद में किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो जब हम पार्टी को क्रेडिट करेंगे उस समय हमको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस के टाइम में हमें टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 715 विच वॉज इशूड इन 1995, ठीक है। उसमें कुछ Q&A थे कि क्या ये चीज़ 194C में कवर होती है नहीं होती है। तो उसमें कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें था वेदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पुटिंग अप अ होर्डिंग वुड बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194C और 194I ऑफ दैट। आप अगर होर्डिंग कुछ प्लेस करते हैं तो 194C में कवर होता है कि 194I में। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा गया नेचर ऑफ इट विल बी कवर्ड एज अ नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, हैंस 194C इज एप्लीकेबल, ठीक है। 194C आपका एप्लीकेबल हो जाएगा इन केस ऑफ पुटिंग ऑफ होर्डिंग, ठीक है। होर्डिंग आप ले रहे हो तो इट इज़ अ नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। बट आप अगर किसी के साथ किसी से स्पेस रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है, और उसे सबलेट कर रहे हैं फॉर द होर्डिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्पस, ठीक है। आपने किसी से एक स्पेस लिया ऑन अ मंथली बेसिस, कुछ रेंट के बेसिस के हिसाब से, तो एंड उसके आप सबलेट कर रहे हैं फॉर होर्डिंग पर्पस। तो आपने जो पहला जो ट्रांजिशन था उस ट्रांजिशन में आपका जो कवर हो रहा है वो आपका 194I में कवर हो जाएगा। उसमें क्या लिखा है, इफ़ अ पर्टिकुलर स्पेस टेकन ऑन रेंट एंड देयर आफ्टर सबलेट्स द सेम फुल्ली और पार्टली फॉर पुट अप इन होर्डिंग देन अंडर सेक्शन 194I, ठीक है। 194I में कवर हो जाएगा जो पहला ट्रांजिशन है। पहला हम स्पेस ले रहे हैं रेंट के लिए एंड उस स्पेस को हम फिर सबलेट कर रहे हैं अदर पार्टी को, तो उस केस में आपका 194I कवर हो जाएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था वेदर पेमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिएज ऑफ गुड्स और पैसेंजर इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू अ ट्रेवल एजेंट फॉर परचेज ऑफ टिकट और पेमेंट मेड टू अ CNF एजेंट फॉर कैरिएज ऑफ गुड्स। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी एयर ट्रेवल एजेंट को, ठीक है, तो क्या एयर ट्रेवल एजेंट को जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है? तो आंसर में ये कहा गया कि पेमेंट मेड टू फॉर परचेज ऑफ टिकट फॉर ट्रेवल वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस एज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पैसेंजर एंड एयरलाइन। यहाँ पे पैसेंजर और एयरलाइन के बीच में एक्चुअल में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भले ही कोई एंटिटी पेमेंट कर रही है लेकिन आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। बट अगर आप चार्टर्ड प्लेन हायर करते हैं, इफ पेमेंट इज फॉर अ चार्टर्ड प्लेन अंडर सेक्शन, देन आपका 194C में उसे टीडीएस कवर करना पड़ेगा। एंड देन इफ अगर पेमेंट इज फॉर CNF एजेंट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स देन इट शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194C। अब अगर आप पेमेंट करते हैं किसी कोरियर एजेंट को, ठीक है, पेमेंट मेड टू कोरियर्स फॉर कैरिंग एनी डॉक्यूमेंट और लेटर। आप अगर किसी कोरियर या डॉक्यूमेंट लेटर के लिए अपन कुछ पेमेंट कर रहे हैं कोरियर वाले को, तो क्या ये 194C में कवर होगा? आंसर इज यस, इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, ठीक है, बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। अब अगर बात करें पेमेंट मेड टू शेयर रजिस्ट्रार, आप अगर शेयर रजिस्ट्रार को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या ये पेमेंट 194C में कवर होगा कि 194I में? द आंसर इज इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194I एंड नॉट 194C। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो था FD कमीशन। FD के लिए जो कुछ कमीशन और ब्रोकरेज मिलती है अगर, क्या इसे 194C में कवर किया जाएगा? ठीक है, कई बार आप देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में अपना FD कराने के लिए अपने हायर किए हुए हैं एजेंट्स वगैरह, तो क्या उस पर जो कमीशन मिल रहा है उस पर 194C में डिडक्ट होगा? आंसर इज नो, इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, ठीक है। एंड वेदर TDS अंडर सेक्शन 194C नीड टू बी डिडक्टेड इफ स्पॉन्सरिंग डिबेट्स। ओके, चलो मैं बताता हूँ फिर से। इसमें क्या क्या, अगर आप स्पॉन्सर रहें, ठीक है, कोई अगर स्पॉन्सर हैं आप और अगर कोई डिबेट कॉम्पिटिशन या फिर कोई इवेंट या सेमिनार है आप स्पॉन्सर कर रहे हैं जिसमें आपका बैनर लगेगा या फिर आपका स्टैंडीज लगेंगी, पब्लिसिटी आपकी होगी, तो क्या आप जब स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे भले आप पेमेंट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, HUF को, कंपनी को, AOP को, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर कुछ स्पॉन्सर करें कोई इवेंट को जिसमें आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है,
तो क्या ये स्पॉन्सरिंग अमाउंट पर भी आपको TDS डिडक्ट करना है? द आंसर इज यस, इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 194C और आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C। आई होप वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स अंडर सेक्शन 194C इन डिटेल। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।